Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. So in this video, we are going to cover the directive principle of the state policy. So as we know that the directive principle of the state policy, that is DPSP, they are incorporated in part 4 of the constitution from article 36 to 51. ओके सो जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A. ओके और वो पार्ट 4A में है, और DPSP जो है वो पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 टू 51 में है, और इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937. ओके और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने DPSP को बोला था कि दे आर द नॉवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. सो ये क्वेश्चंस हर एक PSC में पूछते हैं, GPSC में पूछा था, इवन UPSC में भी पूछा जा. ओके सो DPSP आर द नोवेल फीचर्स, आर्टिकल 36 to 51 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके अगर DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स को आप जोड़ोगे दोनों को, राइट, अगर DPSP को आप फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ोगे, देन दे विल कॉल्ड एज अ philosophy of the constitution or the soul of the constitution or the conscience of the constitution. Okay, so soul plus philosophy plus conscience of the constitution, ये क्या है? तो DPSP plus fundamental rights. तो आपको ये लाइक स्टेटमेंट दे देंगे और फिर नीचे से ऑप्शन देंगे DPSP, FR, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल and XYZ, right? So you have to choose that DPSP and FR together they constitute the soul of the constitution. Okay, now see, this was the question asked. Okay, which of part of the Constitution of India declare as the ideal of the welfare state? Okay, so see here that the central importance of the DPSP in the India's constitutional framework and vision is to establish a democratic welfare state. ओके सो डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना है, ये DPSP का एम एंड ऑब्जेक्टिव है, राइट. सो हियर यू नो द आंसर, इट्स DPSP, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द another part, that is key features of the DPSP. Now see, DPSP are the constitutional instructions to the state. ओके सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज टू द लोकल गवर्नमेंट, इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको ये काम तो करने ही है, ये आपकी ड्यूटी है. ओके एंड इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गन्स. सेकंड, इट इज़ अ कंप्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर इस्टेब्लिशिंग अ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. ओके सो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ये कंप्रहेंसिव प्रोग्राम है, एंड इट अलाइंस विद द preamble ideals of justice, liberty, equality and fraternity. Now see, the most important part is that it's non-justiciable in nature. तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने देखे, दे आर द जस्टिसेबल इन नेचर, DPSP आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. इसका मतलब कि अगर आपके ये DPSP वायोलेट हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही है DPSP को, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर सिक्योरिंग योर राइट्स, because they are not legally enforceable by the courts. Okay, but article 37 clearly says that they are fundamental in the governance of India. Okay, so इसका मतलब कि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन. तो कौन सा ऑब्लिगेशन है? तो मोरल ऑब्लिगेशन है. देर इज अ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट दैट. ओके सो मोरल, ethical and political obligations are there on the government to implement the DPSPs, right, so that they can establish a welfare state. Okay, and they are inspired by the global constitutional practices. That is very important, that is they have the international influence. Okay, so this is very easy question was asked, okay, with reference to the provisions contained in part 4. Part 4, you know, DPSP, which of the following statements are correct? That is, they shall be enforceable एंड दे शॉल नॉट बी एनफोर्सेबल. तो इसका मतलब 1 आएगा या 2 आएगा, 1 and 2 साथ में नहीं आएगा. एंड दे हैव बीन वेरी स्मार्ट. ओके देखो, एक भी स्टेटमेंट में 1 and 2 साथ में नहीं दिया है. ओके सो द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉस बाय द स्टेट. येस ऑब्वियसली. सो आंसर इज 2 and 3. नाउ इफ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द DPSP, सी प्लीज नोट इट डाउन दैट कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है. ओके सो जो ये सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज एज पर द आइडियोलॉजी, नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस.
सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये याद रखना. सो लेट्स सी ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशंस. तो जैसे प्री में क्या पूछते हैं कि नीचे में से कौन सा सोशलिस्ट है, नीचे में से कौन सा गांधीयन है, ऐसे प्रीलिम्स में पूछते हैं. और मेंस में कैसे पूछते हैं कि कैसे डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट क्रिएट करेगा. ओके, तो आपको ये पर्टिकुलर एम्स एंड प्रोविजंस लिखने हैं आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के, गांधीयन प्रिंसिपल्स के, और वहाँ पे एक दो एग्जांपल्स लिख देने के कि कैसे गवर्नमेंट इनको अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रही है डिफरेंट पॉलिसीज, एंड देन योर आंसर विल बी रेडी, राइट. सो सी सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस. तो लाइक डीपीएसपी जो है वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करते हैं, इनकम में इनइक्वलिटी कम कर रहे हैं, राइट. स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इक्वल दे रहे हैं, राइट. सो दिस थ्रू द यू कैन से रिजर्वेशंस, दैट इज अफर्मेटिव एक्शंस. फिर इकोनॉमिक राइट्स, दैट इज लाइवलीहुड, बेसिक इनकम होनी चाहिए, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के पास ही पैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल. ओके, मैंडेट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन, प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड चिल्ड्रन. ओके, तो बहुत गवर्नमेंट लाइक पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे लेबर कोड. ओके, देन वेलफेयर ऑफ द वर्कर, that is guarantees the right to work, right to education, okay, living wage and workers participation in the management of the company. okay, public health के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे न्यूट्रिशन पे फोकस करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ सिक्योर करना. ओके, सो लाइक मिड डे मील, पोषण अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, राइट. कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है, दैट्स इनफ. देन फ्री लीगल एड to the economically disadvantaged citizens of the country, right. So through the Legal Service Authorities Act, so that is important. Now we'll see the Gandhian principles. So Gandhian principles में एक चीज़ याद रखना कि जो भी विलेज लेवल पे और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए मोस्टली होगा ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगा. दैट इज देखो विलेज पंचायत, तो जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इससे ही इंस्पायर्ड हुआ है, राइट. सो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना और उनको पावर्स देना ताकि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स वर्क कर सके. कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करना, प्रमोटिंग द रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस, दैट इज SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस. फिर एनिमल प्रोहिबिशन एंड एनिमल प्रोटेक्शन. ओके, सो लिकर, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस जो हैं उनका प्रोहिबिशन करना और काव और अदर कैटल को स्लॉटर होने से बचाना. ओके, सो विलेज में क्या है कि विलेज, SC ST, काउस एंड इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो ये 5-6 जो भी हैं DPSP, ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स के पार्ट है. नाउ लिबरल इंटेलेक्चुअल. लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे UCC बनाना, ओके, कंट्री में UCC बनाना, आर्टिकल 44. फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, ओके, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 to 6 years. पहले क्या था, 6 to 14 था, और 6 to 14 को गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21A में डाल दिया, सॉरी. सो आर्टिकल 21A इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो वो तो अभी आप जस्टिसेबल है, बट अभी DPSP को चेंज करके क्या कर लिया इन्होंने कि 6 साल तक बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, तो ये तो नॉन जस्टिसेबल है, राइट. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस. सो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज करना और इंडिजीनियस ब्रीड्स को प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना. फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ओके, सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना. वी हैव डिस्कस ना कि जो एनवायरमेंट का है वो आर्टिकल 21 में है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 48A में है DPSP, और आर्टिकल 51A सब क्लॉज G में भी है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करना, पीस एंड सिक्योरिटी टू मेंटेन द जस्ट रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, encourage the settlement of the international disputes by the arbitrations. So that is very important. Now see, different DPSP has been added over the time. तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, तो that you have to remember. See, इसको याद रखना हो ना, just remember that cement. Okay, now what is cement?
सीमेंट इज नथिंग दैट सिविल कोड वाला ये आ गया, एनवायरमेंट का ये आ गया, एंड देन यू कैन से मॉडर्न लाइन्स एनिमल हस्बेंड्री को ये आ गया, एंड देन अर्ली चाइल्डहुड केयर ये आ गया, और फिर ये नेशनल इम्पोर्टेंस. ओके, सो नेशनल इम्पोर्टेंस है नहीं, वो मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, कल्चरल को प्रिजर्व करना, और इंटरनेशनल रिलेशंस का. So that is, you can say that, right? So now we'll see the which are the new DPSP has been added over the time. So 42nd Constitutional Amendment Act से 4 DPSP को ऐड किया गया था. अभी इसको याद रखना है ना, जस्ट रिमेंबर वन स्टोरी कि पुअर वर्कर चाइल्ड के साथ एनवायरमेंट को बचाने जा रहा है. ओके, पुअर वर्कर चाइल्ड के साथ एनवायरमेंट को बचाने जा रहा है. तो जैसे फ्री लीगल एड फॉर द पुअर, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, चाइल्ड तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस. तो ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे. फिर अगर देखें 44 से कौन सा ऐड किया गया था, तो इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करना है इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A, और जो DPSP का जो टोन था 6 to 14 ईयर्स से, उसको चेंज करके इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज बना दिया, मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. देन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सबको ही पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है. सो टोटल 4 बार इसको अमेंड किया गया है, एक बार 42, फिर 44, फिर 86 और फिर 97. सो ये याद रखना. Okay, so see, this was the question asked, which principle among the following was added to the DPSP by 42, right? So आपको पता ही है कि पुअर वर्कर चाइल्ड के साथ एनवायरमेंट को बचाने गया है, राइट? सो पुअर वर्कर, सो हियर इट इज, राइट? Now which are the sanctions behind the DPSPs? So we are told that moral, ethical और political force है, right? So there is a moral obligation for the state authorities to implement this DPSPs. Political force है क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आती है लोगों के द्वारा, एंड दे हैव द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स, राइट? देन इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली, बिकॉज neglecting this principle will face the public judgment during the elections. So that is very important. So principles were made non-justiciable, क्योंकि तब के टाइम पे क्या हुआ था, हम 1947 में आज़ाद हुए थे, तब इतने पैसे भी नहीं थे, इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी स्ट्रांग नहीं थी कि इनको इम्प्लीमेंट कर सके. तो इन्होंने क्या किया, राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक जस्टिसेबल जो पार्ट 3 में है और एक नॉन जस्टिसेबल जो पार्ट 4 में है. ओके, सो फाइनेंशियल लिमिट्स वर देयर and India's diversity was like much, okay, and to provide the implementation flexibility accordingly, जब भी like suitable हो conditions तब आप implement कर सको, तो implementation flexibility provide की गई थी, right? Now what are the criticism of the DPSP? तो एक major criticism है कि lack of the legal force, that's it. अभी इनमें से आप कोई किसी भी एक व्यक्ति को कोट करके आप लिख सकते हो, राइट? यू कैन जस्ट कोट देम एंड राइट इन द मेन्स आंसर. ओके, सो दैट इज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ द सेंटिमेंट्स और मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस. ओके, दे रेज द होप्स अमॉन्ग द सिटीजन्स. सो सम कंटेंट दैट अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बाय इंक्लूडिंग द अनएनफोर्सेबल प्रोविजंस. तो यू कैन जस्ट राइट एनी thing you want, okay, एक दो लिख देना, that's it. But what is the utility, what is the significance of the DPSP? So they are the guiding force, okay, they guide the manifesto of the different political parties before the elections. okay, ये एक instrument of instructions की तरह act करते हैं, okay, outlining the principles of the new socio-economic order. तो जो न्यू इंडिया है ना, उसका ये पिलर है, उसका ये फाउंडेशन है. Okay, they guide in the policy frameworks to ensure the continuity in the policies. Different political parties के different objectives होते हैं, different ideology होती है, but ये DPSP they act as a thread which can see the together the different political parties. Okay, so this will ensure the continuity in the policies. It balance the democratic developments. Okay, so it complement the fundamental rights by creating the conditions for their fulfillment.
तो आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, राइट। बट जो DPSP है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं. तो दैट यू शुड रिमेंबर दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. सो पहले क्या हुआ था कि इनिशियली जो 1951 में चंपाकम दोराई राजन केस था उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रिवेल ओवर द DPSP. ओके, इट मीन्स दैट DPSP आर सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स. फिर गोलकनाथ केस में बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते. ओके, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर परमानेंट इवन वाइल इम्प्लीमेंटिंग द DPSP. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ओके, बट आप उसको सब्सिडरी नहीं बना सकते DPSP से. आप उसको चेंज करके, अमेंड करके फिर आप उसको DPSP को इम्प्लीमेंट करो. ओके, बट गोलकनाथ केस में रिवर्स कर दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड ही नहीं हो सकते, इट कांट बी, राइट. फिर 1971 टू 76 में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, दे गेव द लीगल प्राइमेसी टू ऑल द DPSP ओवर द आर्टिकल 14 and 19 and 31. सो 14, 19 एंड 31 को प्राइमेसी दी गई हर एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. बट आज की केस में क्या है ना, तो 31 तो निकल गया, राइट. आज अभी देखें अगर तो 31 तो निकल गया. तो DPSPs को प्राइमेसी है ओवर द आर्टिकल 14 एंड 19. और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में बोला था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द FR एंड द DPSP because they are like the two wheels of a same chariot, one no less than the other. So that was very important. So these examples you can write, right, ke different time pe, like during the different time there have been the instances where the DPSP have been implemented. So ये आप लिख सकते हो through the various laws and programs जैसे planning bodies, land reforms, labor protection laws, that is labor code, वुमेन वेलफेयर मेजर्स जो भी है, राइट, वुमेन के लिए वेलफेयर जो भी किया गया है. ओके, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, लीगल एड सर्विसेज, नालसा एंड ऑल, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो काम किया गया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ग्रीन इंडिया स्कीम. तो ये सब आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो ताकि आपको मेंस में आपकी आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंटिएट करने का मौका मिले. Okay, so despite these efforts, full implementation has not been on the table because of the inadequate financial resources, unfavorable socio-economic conditions, population growth, and strained center-state relations. The challenge remains to be balanced between the constitutional aspirations with the political readiness and practical readiness, right? So thank you for watching the video. So we'll meet in the next video. So if you like the video, please subscribe, hit the bell icon button and share it as much as possible. Thank you.